It is not a Harshad Mehta scam. It is a PV Narasimha Rao scam. मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। 1992 का साल भारत आर्थिक सुधारों के दौर में प्रवेश कर रहा था। शेयर बाजार देश के नए सपनों का प्रतीक बन चुका था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने सिस्टम को चुनौती दी और उसे तोड़कर अपने लिए सोने का सिंहासन बनाया। ये कहानी है बिग बुल हर्षद मेहता की। हर्षद ने कैसे दिया इतने बड़े घोटाले को अंजाम? क्या एक घोटाला ही था या हर्षद के साथ कोई साजिश? कितने इन्वेस्टर लोग इसमें बर्बाद हुए? कौन कौन घोटाले में शामिल था? यह सब जानने के लिए आपको ले चलते हैं गुजरात के राजकोट में। वहां हर्षद का उदय हुआ था। तारीख 24 जुलाई 1954। हर्षद का जन्म गुजरात के एक जैन बिजनेसमैन परिवार में हुआ। उनके पिताजी शांतिलाल मेहता रायपुर में कपड़े के छोटे व्यापारी थे। हर्षद के 3 भाई बहन थे। बड़ा भाई अश्विन मेहता, फिर हर्षद और छोटा भाई सुधीर मेहता। हर्षद का बचपन वही रायपुर की गलियों में खेलते कूदते गुजरा। रायपुर के होली क्रॉस बेरोज बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। कॉलेज खत्म करने के बाद हर्षद ने 1917 में उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपया वेतन पे बतौर सेल्स पर्सन के रूप में जॉब चालू की। 3 साल तक जॉब करने के बाद फाइनली वो समय आ ही गया जब हर्षद के कदम स्टॉक मार्केट की ओर पड़ने वाले थे, बिल्कुल इस बात से अनजान कि वो एक दिन स्टॉक मार्केट का किंग बनेगा। साल 1980 अपने एक दोस्त की मदद से हर्षद ने हरजीवन दास नेमीदास ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर के तौर पे नौकरी की शुरुआत की और उसके भाई अश्विन मेहता ने आईसीआईसीआई में नौकरी की शुरुआत की। जॉब के साथ साथ दोनों भाई साइड में बिजनेस भी छोटा मोटा किया करते थे। हर्षद ने जॉब के पहले दिन ही ब्रोकर का नुकसान करवा दिया, लेकिन उसने खुद को सुधारने की ठानी और जल्द ही रिंग का बेस्ट जॉबर बन गया। जॉब अच्छी ही चल रही थी, लेकिन हर्षद के सपने बड़े थे, इसलिए उन्होंने खुद की ट्रेडिंग करने की सोची और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया। अब हर्षद जॉबर से ट्रेडर बन गया। हर्षद को जॉब करते करते ये समझ आ चुका था कि मुनाफा कमाने के लिए कंपनी के अंदर की जानकारी भी आवश्यक है और वो कंपनी के वर्कर से संपर्क करके जानकारी इकट्ठी करने लगा और इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगा। हर्षद ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके बहुत प्रॉफिट बनाया। हर्षद को लगने लगा कि अब उन्हें कोई नहीं परास्त कर सकता, लेकिन खुशी कब तक टिकती? एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। साल 1982। मार्केट की शुरुआत नॉर्मल हुई। लगभग 2 बजे के आसपास मार्केट में शार्प फॉल आया। फॉल को देखकर लोग पैनिक में आकर स्टॉक बेचने लगे। लगभग 15 मिनट में उस वक्त का सबसे बड़ा फॉल था। इसमें हर्षद और उनके भाई के 10 लाख डूब गए। हर्षद का सब कुछ डूब गया था, सब खत्म। उस वक्त हर्षद मेहता की वाइफ ने अपने जवेरात बेच के नुकसान भरपाई किया था। अगले कुछ महीनों तक घर का खर्च अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो ब्यूटिशियन का काम करती थी। फिर जून 1942 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि दोबारा मार्केट में एंट्री करेंगे और इस बार स्टॉक ब्रोकिंग कंसल्टिंग प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने छोटे ऑफिस से शुरुआत की, ग्रो मोर कंसल्टिंग। अश्विन के साले की ओर से मिले 4 लाख और एक सीए के पास से 1 लाख मिले और ग्रो मोर कंसल्टिंग की शुरुआत हुई। ग्रो मोर का ऑब्जेक्टिव था कि वेल्थी लोगों को पोर्टफोलियो सर्विस देना। हर्षद ने देखा कि मार्केट में टी लिव के भाव बहुत बढ़ गए हैं, जिसे टी बनाने वाली कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था और टी बनाने वाली कंपनी के शेयर बहुत सस्ते थे, जिस कारण आने वाले टाइम में शेयर के प्राइस में बहुत उछाल आने वाला था। इसीलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट को टी बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करवाया और कुछ हफ्तों में हर्षद और उनके क्लाइंट को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। हाई रिटर्न के चलते मार्केट में हर्षद और ग्रो मोर की बहुत चर्चा होने लगी और इन्वेस्टर ग्रो मोर की स्कीम में पैसा लगाने के लिए लाइन में लगने लगे। इसी तरह हर्षद और उनके क्लाइंट ने बहुत पैसा कमाया। 1980 आते आते हर्षद शेयर बाजार के जादूगर बन चुके थे। उनकी ये सक्सेस देखकर मार्केट का पुराना खिलाड़ी खुश नहीं था। वो था मनु माणेक। मनु माणेक स्टॉक मार्केट के पुराने खिलाड़ी थे। वो एक शॉर्ट सेलर थे।
मतलब वो शेयर को सेलिंग करके पैसा कमाते थे। थोड़े टाइम के लिए शेयर को सेल करके शेयर की प्राइस जब नीचे जाती थी तब वो खरीद के प्रॉफिट बुक करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। मतलब उनको शेयर की प्राइस डाउन जाए, इसी में ही उनका प्रॉफिट होता था। मनु माणेक और उनके साथी हर्षद को गिराने का मौका बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे। उनको वो मौका मिला 1986। फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और मार्केट हेवीली गिरने लगा। हर्षद मेहता ने स्पाइक नामक की कंपनी के शेयर हैवी क्वांटिटी में खरीद रखे थे और उनका प्राइस भी गिर रहा था। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनु माणेक और उनकी गैंग ने मिलकर स्पाइक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की और स्पाइक तेजी से गिरने लगा। हर्षद ने स्पाइक में बीएससी से मार्जिन लेके पैसे लगाए थे और हर्षद को भारी नुकसान हुआ। दूसरी साइड सेलर गैंग ने मार्केट में अफवाह फैलाई कि हर्षद और ग्रोमोर को भारी नुकसान हुआ है और वो नुकसान भरपाई नहीं कर पाएगा, जिस कारण ग्रोमोर बंद होने वाली है। लेकिन हर्षद के पास पैसे थे, इसलिए हर्षद ने अफवाह से बचने और ग्रोमोर की रेप्यूटेशन बचाने के लिए समय से पहले पेमेंट कर दी और एडवांस पेमेंट की बात चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक फैला दी, जिससे उनकी रेप्यूटेशन और भी बढ़ गई और सेलर गैंग सॉक्ड रह गई। ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? टाटा है, अंबानी है, कौन है? इस घटना में हर्षद को 1.5 करोड़ का लॉस हुआ था, जिससे सीख लेकर हर्षद ने जल्द ही बाउंस बैक किया और ग्रोमोर ने छोटे इन्वेस्टर के साथ साथ बड़े इंस्टीट्यूट के साथ काम करना शुरू किया और जल्द ही वो इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर बन गए। लेकिन हर्षद थोड़े में कहां रुकने वाला था। हर्षद के मन में एक बात खटक रही थी। वो दूसरों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। वो खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों उनका हो। उसके लिए हर्षद को बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत थी। कैपिटल के लिए हर्षद ने एक नए मार्केट में एंट्री करने का फैसला किया, द मनी मार्केट। मनी मार्केट एक बैंकिंग सौदा था। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता था। उनका समय यूजुअली 15 दिन का होता था। जनरली बैंक एक दूसरे को लोन इसलिए देते थे कि इंटरेस्ट के तौर पे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें, और कोई भी बैंक इसलिए लोन लेती थी जब उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। उसे एक एग्जाम्पल से समझिए। सिटी बैंक के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा है। वो पैसा दूसरी बैंक को लोन पे देना चाहता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा को 100 करोड़ की जरूरत है। इस कंडीशन में सिटी बैंक ऑफ बड़ौदा को 100 करोड़ ट्रांसफर करेगा। बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा को सिटी बैंक के पास 100 करोड़ के एसेट गिरवी रखने होंगे और ये एसेट मोस्ट ऑफली गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स होते थे। 15 दिन बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट सिटी बैंक को ट्रांसफर करना होगा और गिरवी रखी हुई एसेट वापस लेगा। लेकिन रियलिटी में बैंक सच में एसेट को दूसरे बैंक को ट्रांसफर नहीं करते थे। उसके बदले बीआर बैंक रसीद इश्यू करते थे और बीआर का यूज पूरे प्रोसेस जो इजी बनाने के लिए होता था। दो बैंकों के बीच हुई ट्रांजैक्शन को आरएफडी रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था और इन आरएफडी को मनी मार्केट के ब्रोकर मैनेज करते थे। इसके बदले ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता था और हर्षद यही ब्रोकर बनना चाहते थे। हर्षद ने देखा हेमंत कोठारी जैसे कुछ लोग मिलके मनी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये लोग नए ब्रोकर को मनी मार्केट में एंट्री नहीं होने देते थे। हर्षद ने ऐसे बैंक को आइडेंटिफाई किया जो इस कार्टेल के कंट्रोल से खुश नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और ग्रैंडलेस बैंक। हर्षद ने उन्हें अपनी ब्रोकिंग सर्विस ऑफर की और उन बैंक के साथ मिलकर खुद का एक कार्टेल बना दिया और 2 साल के अंदर ही हर्षद मनी मार्केट के टॉप ब्रोकर बन चुके थे और ब्रोकरेज से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन वो मनी मार्केट में ब्रोकरेज कमाने नहीं आए थे। उनके दिमाग में मनी मार्केट का यूज करके स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमाने का प्लान था और यही प्लान आगे जाके इंडिया के सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम साबित होने वाला था। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई बैंक एडवांस में ब्रोकर को पैसे दिया करते थे ताकि ब्रोकर बेस्ट डील मिलते ही दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर करता था और बीआर लाके देता था। हर्षद ने यहां एक बहुत बड़ा लू फॉल देखा था। उन्होंने देखा बैंक उन्हें पैसा ट्रांसफर करते थे, वो डील होने से पहले उनके अकाउंट में 10 से 15 दिन तक पड़े रहते हैं। हर्षद ने उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना चालू कर दिया और अपने फेवरेट स्टॉक की प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाना चालू किया और जब डील क्लोज होने का टाइम आया तो शेयर को बेचकर प्रॉफिट खुद रख लिया और बाकी पैसे से मनी मार्केट की डील एक्सिक्यूट कर दी। इसके अलावा हर्षद ने एक और लू फॉल ढूंढ लिया।
उन्होंने देखा लोन के बदले बैंक जो बीआर देता था उसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब ये चीज चेक नहीं होती थी कि बीआर में इश्यू की गई एसेट बैंक के पास है या नहीं। इसे देखते हुए हर्षद ने छोटे बैंक जैसे बैंक ऑफ करद उसे पैसा देकर फेक बीआर बनवाना चालू किया। इस कैश में हर्षद एक बैंक से लोन लेकर सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था और बैंक ऑफ कराद से फेक बीआर बनवा के लोन देने वाले बैंक को दे देते थे। इस तरह हर्षद के पास स्टॉक मार्केट में डालने के लिए पहले से ज्यादा पैसे थे और टाइम भी। 1990 से लेकर 1992 तक हर्षद ने इस पैसा का यूज करके बहुत प्रॉफिट बनाया। 15 में 1990 में सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट था। वही सेंसेक्स अप्रैल 1992 में 4500 तक पहुंच गया। मतलब 400% की ग्रोथ केवल 2 साल में। हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक एसीसी तो 300 से बढ़कर 10,000 का प्राइस क्रॉस कर चुका था। मनु माणेक और सेलर कार्टेल की मार्केट को नीचे लाने की लाख कोशिशों के बावजूद भी मार्केट लगातार ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि हर्षद के पास मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसों का पूरा खजाना था। पैसे आते ही हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक लेविश पेंट हाउस खरीद लिया था। हर्षद के पास 29 कार थी, जिसमें लक्सस जैसी इंपोर्टेड देश की पहली कार थी, और इस सब के साथ हर्षद को मिला था एक नया नाम, द बिग बुल। मार्केट में हर्षद की इतनी पकड़ थी कि हर्षद जिस शेयर में हाथ डालता था उसकी प्राइस आसमान छूती थी। मीडिया उनकी लग्जरी लाइफ दिखा रहा था, मीडिया उनको हाईएस्ट टैक्स पेयर भी बता रहा था, लेकिन कुदरत का कुछ और ही प्लान था। उनका बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला था। 1951 में आरबीआई को टिप मिल गई थी कि बीआर का मिस यूज हो रहा है, इसलिए कुछ बैंक के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई और सभी बैंकों के लिए बीआर रिलेटेड सख्त गाइडलाइन इश्यू कर दी। अब हर्षद के लिए फेक बीआर का यूज करके स्टॉक मार्केट ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद भी हर्षद ने दिसंबर 1951 में एसबीआई से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया। हर बार की तरह इस बार भी पैसे को उन्होंने स्टॉक मार्केट में शेयर को पंप करने में लगा दिए, लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक बीआर बनवाकर एसबीआई को लाकर नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने एसबीआई के एक कर्मचारी सीतारमन को पैसे खिलाए और उसे एसबीआई के रिकॉर्ड को मैन्युपुलेट करने को कहा, ताकि सीनियर एसबीआई ऑफिसर को 500 करोड़ के सिक्योरिटी गैप के बारे में पता ना चल पाए। लेकिन इस सब के बाद भी एसबीआई ऑफिसर को अप्रैल 1992 को 500 करोड़ के सिक्योरिटी गैप के बारे में पता चल गया। एसबीआई ने हर्षद को इन्फॉर्म किया और पैसा वापस देने के लिए प्रीसाइज किया गया। हर्षद को उस पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को उठा के रख सके, लेकिन टाइम पे पैसा वापस करना भी जरूरी था, क्योंकि एसबीआई अगर लीगल एक्शन ले लेता तो उनका पूरा स्कैम सबके सामने बाहर आ जाता। अश्विन ने भी सजेस्ट किया कि अपने स्टॉक को बेच दे और एसबीआई का पैसा रिटर्न कर दे, लेकिन हर्षद ऐसा नहीं करना चाहते थे ताकि वो कैपिटल गेन टैक्स से बच सके। हर्षद ने एसबीआई से कुछ टाइम मांगा और दूसरे बैंक एनएचपीबी से पैसा उठा लिए और एसबीआई को इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचिता दलाल को इस केस के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर खबर छाप दी कि एसबीआई से 500 करोड़ गायब है और उनके पीछे बिग बुल का हाथ है। एक्सपोज के चलते पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी और सरकार ने दबाव में आकर हर्षद के खिलाफ सीबीआई, आरबीआई और इनकम टैक्स की कार्यवाही चालू की। एक एक करके स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट का स्कैंडल सामने आने लगा, जिससे स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई। लाखों इन्वेस्टर के पैसे डूब गए। बैंक ऑफ करद, जिससे हर्षद ने फेक बीआर बनवाए थे, वो बैंक डूब गई। जब स्कैम के नंबर को काउंट किया गया तो 4,000 करोड़ से ज्यादा का था। 4 जून 1992 को हर्षद और उनके भाई अश्विन को अरेस्ट किया गया। एसेट जैसे कि घर, बैंक अकाउंट, कार वगैरह को सीज कर दिया। सालों तक ये लीगल बैटल चली। इस दौरान वो लंबे समय तक जेल से बाहर भी रहे, लेकिन दिसंबर 2001 में 47 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और हाँ, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपकी 2 सेकंड देकर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपकी 2 सेकंड से हमारी बहुत हेल्प होती है। धन्यवाद।